मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि आपको इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग को समझना है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस कंडीशन में कितने सिग्नल आते हैं, और इन सिग्नल की कहानी को मैं केवल 2 पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग पर जाएंगे। कंडीशन नंबर 1, लेट सपोज यदि आपके पास कोई आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, आयरन से कुछ लिगेंड्स अटैच है, लेट सपोज एन लिगेंड्स अटैच है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स हमने देखा आयरन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स का जब भी आप मॉसबेर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के लिए हमेशा इस टाइप से केवल एक सिग्नल आपको ऑब्टेन्ड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। आयरन के पास यदि आप ऑर्बिटल की बात करें तो इसके पास 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, T2 एंड E ऑर्बिटल। यदि आप देख रहे हैं T2 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली एम्प्टी हैं, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड मीन्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ साथ एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर में जो E ऑर्बिटल्स हैं ये कंप्लीटली एम्प्टी है, दैट मीन्स इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये हाफ फिल्ड है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर ये कंप्लीटली फिल्ड है मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि आपके पास इन ऑर्बिटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं विद ऑल सेम लिगेंड, यानी आयरन के सराउंडिंग ये लिगेंड्स एक जैसे होने चाहिए और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। और मैंने अभी भी आपसे कहा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आयरन के सराउंडिंग सिमेट्रिकल है, तो इस केस इस तरह का आपको एक ही सिग्नल आपको ऑब्टेन होगा। कुछ एग्जांपल्स भी हम लेकर देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6-4। इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इज +2, the electronic configuration will be 3d6 because here there are 6 ligand, so these 6 ligand will be arranged according to the tetrahedral arrangement, and if there is a tetrahedral arrangement the orbital will be T2Z and EZ। CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उस केस में T2Z ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर T2Z 6 है एंड EZ 0 एंड विद ऑल सेम लिगेंड साइनाइड। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स आपको हमेशा 1 सिग्नल आपको देगा। एक एग्जांपल मैं और आपसे शेयर कर लेता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCO4-2। In this case the oxidation state of the iron is -2, so the electronic configuration will be 3d10 because there are the 4 ligand here which are the CO ligand and also the strong ligand. So in this case the surrounding environment of the iron will be tetrahedral है, तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, E ऑर्बिटल होंगे एंड T2 ऑर्बिटल होंगे। E ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होगा एंड T2 में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये कंडीशन है एंड विद ऑल सेम लिगेंड है CO। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी आपको एक ही सिग्नल आपको देगा। कंडीशन नंबर 2,
यदि आपके पास आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, लेट सपोज आयरन है, आयरन से कुछ लिगेंड अटैच है और आप देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है। दैट मीन्स एक डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और दूसरी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है। तो जब भी आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स का मॉसबेयर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स का मॉसबेयर स्पेक्ट्रा हमेशा इस टाइप से आते हैं, यानी यहां पर दो सिग्नल आपको मिलते हैं और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के अनसिमेट्रिकल होने से ये सिग्नल यहां पर दो आते हैं, उस वजह का नाम होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। आज के इस लेक्चर्स में हम इसी कहानी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ये आता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है, यानी कॉम्प्लेक्स वहाँ पर दो सिग्नल देगा और ये दो सिग्नल जिस वजह से आ रहे हैं वो होती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन आपको याद रखनी है, वैसे ये मैंने अभी अभी आपसे शेयर भी किया था। यदि आपका आयरन है तो डेफिनेटली वहाँ पर T2 ऑर्बिटल होंगे एंड E ऑर्बिटल होंगे। यदि आप देख रहे हैं T2 ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है यानी 0 इलेक्ट्रॉन है, या फिर हाफ फिल्ड है यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर कंप्लीटली फिल्ड है यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, और E ऑर्बिटल्स आपका कंप्लीटली एम्प्टी है यानी 0 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर हाफ फिल्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर कंप्लीटली फिल्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स है विद ऑल सेम लिगेंड। ये कंडीशन मैंने अभी आपसे शेयर किया था। यदि आप देख रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। अभी अभी मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो उस केस में इस तरीके से आपको एक ही सिग्नल वहां पर ऑब्टेन होगा। लेकिन यदि आप देख रहे हैं ये वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाई है, कहीं पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप बिना देखे ही कह सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सिमेट्रिकल होगा। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होता है तो उस केस में आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की वजह से दो सिग्नल वहां पर आपको मिलते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल देकर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe जिससे CN लिगेंड बाइंड है 6, ओवरऑल यहाँ पर हमने देखा -3 नेगेटिव चार्ज है। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन विल बी +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5, सो इट विल बी T2z5 एंड Eg0। हालांकि लिगेंड्स यहाँ पर आपके सेम है। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आप T2z5, तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका दो सिग्नल यहाँ पर आपका इस टाइप से प्रोड्यूस करेगा। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेट सपोज आयरन से C और लिगेंड अटैच है 3 एंड अनदर इज द CS लिगेंड, overall -2 charge है। Here the oxidation state of the iron will be -2, electronic configuration will be 3d10 because they are the 4 ligand, तो surrounding environment of the iron will be tetrahedral. In tetrahedral environment the distribution of the electron in this orbital will be Eg4 and T2 6।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम। 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड आपका डिफरेंट है। तो दैट मीन्स ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पर आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होगा और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से 2 सिग्नल यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा और जिस वजह से 2 सिग्नल आते हैं वो होती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखा जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक डायरेक्शन में ज़्यादा होगी दूसरी डायरेक्शन में कम होगी, तो देखा जाता है ये जो 2 पीक आती हैं इनके पीक के बीच का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल की साइड में शिफ्ट होता है, जितना ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही इन दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होता जाता है, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है और ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो दोनों के पीक के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। अब वापस अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग पर आते हैं। इस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग को यदि आपको समझना है तो 2 बातें आपको और समझनी पड़ेगी। एक होती है न्यूक्लियस से रिलेटेड। यदि आपके पास कोई न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं वो न्यूक्लियस स्फेरिकल है और उस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है, यानी हर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट सेम है। तो देखा जाता है इस तरह के न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल I की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं कह सकता हूं यदि आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है और आप देख रहे हैं उस न्यूक्लियस के लिए कैपिटल I की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 है, तो वो न्यूक्लियस कंप्लीटली स्फेरिकल होता है और उस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उनकी वजह से कभी कभी न्यूक्लियस इस स्फेरिकल शेप को डेविएट करता है और डेविएट करके इस तरह की एक शेप में वो आ जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है एक डायरेक्शंस में पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट अदर डायरेक्शन से डिफरेंट हो जाती है। कुछ इस तरह का केस वहाँ पर क्रिएट हो जाता है और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है जहाँ एक साइड में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कम हुई है वहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यानी इस तरह के न्यूक्लियस पर 1 2 3 4 पोल क्रिएट हो जाते हैं। 4 का मतलब होता है क्वाड्रो, तो इसीलिए इस तरह के न्यूक्लियस को हम कह देते हैं क्वाड्रुपल न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा कब होता है। देखा जाता है यदि किसी भी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल I की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होती है तो हमेशा उस केस में न्यूक्लियस अपनी स्फेरिकल शेप से डेविएट होता है और इस तरह के क्वाड्रुपल न्यूक्लियस में क्रिएट हो जाता है। चूंकि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और आपको पता है यदि कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल न्यूक्लियस के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक
क्वाड्रुपल मोमेंट के थ्रू, या और इसको हम EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो कि आप याद रखिएगा, यदि किसी न्यूक्लियस के पास I का वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होता है तो उस न्यूक्लियस के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट से। और यदि किसी न्यूक्लियस के पास I का वैल्यू 1/2 है तो उस न्यूक्लियस के पास अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी वहाँ पर EQ की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यदि I की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो इस तरह के न्यूक्लियस के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है, ये नॉन जीरो है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर न्यूक्लियस के पास EQ होगा और कहाँ पर न्यूक्लियस के पास EQ नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आयरन 57 न्यूक्लियस को ही हमेशा डिस्कस करते हैं। यदि आयरन 57 न्यूक्लियस की बात की जाए तो देखा जाता है आयरन 57 का न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में होता है, GN मीन्स ग्राउंड स्टेट, तो वहाँ पर I की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन जैसे ही आयरन 57 का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ES मीन्स एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पर I की वैल्यू 3/2 हो जाती है। तो इसका मतलब यह है आयरन का न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में I की वैल्यू 1/2, तो ये स्पेरिकल है। स्पेरिकल है तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इस पर EQ की वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही आयरन का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आता है तो I की वैल्यू 3/2 हो जाती है, जो कि 1/2 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आयरन का न्यूक्लियस, आयरन 57 का न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। उसके पास चार्ज के 4 पोल वहाँ पर होंगे और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट से आप रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर EQ की वैल्यू 0 नहीं है, यानी यहाँ पर वो नॉन जीरो है। न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वांटम थ्योरी भी कुछ कहती है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है किसी भी न्यूक्लियस के लिए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए हर एक न्यूक्लियस के पास 2I+1 स्पिन स्टेट होती हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पर कितना स्पिन स्टेट हो जाएगा 2I+1, यानी 2 स्पिन स्टेट होगा। क्वांटम थ्योरी ये कहती है दोनों की दोनों स्पिन स्टेट डीजनरेटेड होती हैं। इस बात को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे करके, 2 लाइन बराबर बनाकर, और इन दोनों स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है +I to -I, यानी एक को +1/2 और दूसरे को -1/2, एक यूनिट का डिफरेंस करके। एग्जैक्टली यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर I की वैल्यू 3/2 है, तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कितनी स्पिन स्टेट होंगी 2I+1, 2I की वैल्यू 3/2 +1, यानी 4 स्पिन स्टेट होंगे। और क्वांटम थ्योरी कहती है कि चारों की चारों स्पिन स्टेट डिजनरेटेड है। इसको आप 4 लाइन बराबर बराबर लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। इन 4 डिजनरेटेड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं +I to -I विद यूनिट इंटरवल। I की वैल्यू 3/2 है तो एक को +3/2, एक का इंटरवल कीजिए, फिर से करेंगे +1/2 -1/2 -3/2। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर में आपसे शेयर भी की हैं। जो लोग नए हैं तो एक बार प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर्स को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग को समझने के लिए जो दूसरी बात आती है वो रिलेटेड होती है न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से। यदि आपके पास ऐसा न्यूक्लियस है जो कि स्पेरिकल शेप से डेविएट हो गया है, आपको पता है इस तरह के न्यूक्लियस के लिए I की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। यदि स्पेरिकल शेप से डेविएट हुआ है तो न्यूक्लियस कुछ इस फॉर्म में रहेगा, यानी उसके पास चार्ज के 4 पोल होंगे। इस तरह के न्यूक्लियस को हम कहते हैं क्वाड्रुपल न्यूक्लियस। इस तरह के न्यूक्लियस पर अपना भी एक फील्ड होता है जिसको हम EQ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यदि आपके पास
क्वाड्रुपल न्यूक्लियस है, यानी ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास EQ है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं रहता है, यानी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, अदर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम रहती है। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल कब होता है, जब ये कंडीशन आप कहीं पर देखते हैं और आप देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है। देखा जाता है यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट एसिमेट्रिक हो जाती है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर उसकी अमाउंट अलग अलग आ जाती है। इस बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से। अब देखा जाता है यदि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास EFG है, इलेक्ट्रॉन के पास EFG है और न्यूक्लियस के पास EQ है, तो उस केस में न्यूक्लियस का EQ एंड इलेक्ट्रॉन का EFG, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों में टक्कर होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फील्ड और न्यूक्लियस का फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन का रिजल्ट ये निकल कर आता है, मैंने बताया था हर एक न्यूक्लियस के पास 2I+1 एनर्जी लेवल होते हैं, तो इस इंटरेक्शन का रिजल्ट ये निकल के आता है कि न्यूक्लियस के पास 2I+1 जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग एनर्जी में डिवाइड हो जाते हैं, कितने I प्लस एनर्जी लेवल में। कब? जब वहाँ पर I की वैल्यू या 1/2 है, 3/2 है या फिर 5/2 है। यदि I की वैल्यू वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं, तो उस केस में 2I+1 एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं I+1 एनर्जी लेवल में, और इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। और इस इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की वजह से ही वहाँ पर आयरन के लिए 2 सिग्नल आते हैं। इस बात को हम एक एग्जांपल लेकर भी समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिससे 6CN लिगेंड अटैच है और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -3 है। इन दिस कॉम्प्लेक्स इफ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इट विल बी Fe+3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2C5 Eg0। अब यदि आप देखें कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए विद ऑल सेम लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड तो सेम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है इस कॉम्प्लेक्स में इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इस आयरन के चारों ओर बराबर नहीं होगी। जब ऐसे होता है तो उस केस में इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एसिमेट्रिक हो जाता है, यानी उसकी अमाउंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहती है, यानी वहाँ पर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से। यानी मैं कह सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स में इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है। यस। अब आपको पता है आयरन 57 का न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो वहां पर I की वैल्यू होती है 1/2। I की वैल्यू 1/2 है तो ग्राउंड स्टेट में कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे 2I+1, यानी 2 × 1/2 + 1 यानी 2, यानी यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल है जिसको हम +I to -I रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि आयरन का न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वहाँ पर I की वैल्यू 3/2 है। I की वैल्यू 3/2 है तो इस केस में एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट में कितना हो जाएगा
2 इंटू आई 3/2 प्लस 1 यानी 4। यानी यहाँ पर 4 एनर्जी लेवल होंगे जिनको प्लस I2 माइनस I विद यूनिट इंटरवल हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको पता है I की वैल्यू जब 1/2 है तो न्यूक्लियस स्पेरिकल होता है और वहाँ पर EQ की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। लेकिन जैसे I की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होती है तो उस केस में न्यूक्लियस स्पेरिकल शेप से डेविएट होता है, क्वाड्रुपल न्यूक्लियस में क्रिएट हो जाता है और इस तरह के न्यूक्लियस के पास अपना एक फील्ड होता है जिसको हम EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का EQ और इलेक्ट्रॉन का EFG एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं और इस टक्कर का रिजल्ट ये होगा कि जिस न्यूक्लियस के पास EQ है उसके पास जितने एनर्जी लेवल है 2I + 1 एनर्जी लेवल है, यानी कितने 4, ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे I प्लस या तो 1/2 में या फिर I + 1 में। किस में स्प्लिट होंगे ये डिसाइड होता है वहां पर I की वैल्यू क्या है। यदि I की वैल्यू फ्रैक्शन में है जैसे यहाँ पर है तो उस केस में जितने भी एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट होंगे I + 1/2, जो कि मैंने पीछे आपको बताया भी था। तो I की वैल्यू कितनी है 3/2 + 1/2 यानी 2, यानी ये 4 एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक जगह पर जाएगा, अनदर अमाउंट ऑफ द सेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो अनदर जगह पे जाएगा आपका। यानी 2 4 है, 4 को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 इधर और 2 इधर। इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग तो हो गया आपका, ये 4 डिजोनेटेड एनर्जी लेवल 2 डिजोनेटेड एनर्जी लेवल में स्प्लिट यहाँ पर हो गए हैं। अब सिग्नल कितने आएंगे इसको हम फाइंड आउट करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कराकर। ये वैल्यूज होती हैं MI, जिसको मैंने पीछे वाले लेक्चर में रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर सिलेक्शन रूल भी हम फॉलो करते हैं जो कि पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने बताया, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। डेल्टा MI यानी 2 MI वैल्यूज़ का डिफरेंस या तो 0 हो या -1 हो या फिर +1 हो। यदि इन कंडीशन को फॉलो करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आप ट्रांजिशन कराते हैं तो 2 ट्रांजिशन वहाँ पर आएंगे। और आपको पता है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन आते हैं उतने ही वहाँ पर सिग्नल आएंगे, यानी 2 सिग्नल वहाँ पर आएंगे। लेट सपोज किसी भी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन 2 की बजाय 3 हो जाते तो 3 सिग्नल आते, 4 हो जाते तो 4 सिग्नल वहाँ पर आते हैं। चूंकि हमें आयरन कॉम्प्लेक्स को ही डिस्कस करना होता है हमेशा, तो आयरन कॉम्प्लेक्स में हमेशा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की वजह से 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, इसीलिए 2 ही सिग्नल हमेशा आयरन का कॉम्प्लेक्स देता है। जैसे आयरन के कॉम्प्लेक्स में होता है एग्जैक्टली सेम कहानी SN के कॉम्प्लेक्स में भी होती है, इसीलिए SN का कॉम्प्लेक्स भी हमेशा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की वजह से 2 ही सिग्नल वहां पर प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल जाएगा, जितना ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होगा वहाँ पर EFG की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा EFG होगा तो यहाँ पर स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का गैप उतना ही ज़्यादा होगा। जितना एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर इन दोनों पीक के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा। ये क्यों ज़्यादा आ रहे हैं इसके लिए पीछे वाले लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए। मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा गड़बड़ होता है उतना ही ज़्यादा EFG की वैल्यू होगी और उतना ही ज़्यादा इन दोनों पीक के बीच में डिस्टेंस वहाँ पर रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आप लोगों से और शेयर कर लेता हूँ, दैट इज़ आयरन पेंटाकार्बोनाइल। यदि आयरन पेंटाकार्बोनाइल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, यानी एक ट्रायंगल है, 3 CO ट्रायंगल के कॉर्नर पर होंगे और 2 CO ट्रायंगल से ऊपर और नीचे होंगे। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल TBP।
इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जो ट्रायंगल से ऊंचे ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं, जिनको आप एक्सियल बॉन्ड कह देते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ दोस बॉन्ड विच प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। यानी ये वाले बॉन्ड जिनको आप एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, ये छोटे होते हैं, और जो ट्रायंगल के कोने पर होते हैं जिनको आप इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, ये लिख देता हूँ, ये बॉन्ड कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है, जब बॉन्ड की लेंथ डिफरेंट होती है तो उसका रिजल्ट ये आएगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी। यानी इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। आपको बताया था, यदि आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस केस में इस तरह के आयरन के लिए जब मॉसबेयर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं तो 2 सिग्नल वहाँ पर आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको 2 सिग्नल आपको देगा। अब यदि आप क्या करें, इसी कॉम्प्लेक्स में छोटा सा चेंज करें। चेंज मैं ये करता हूँ, यहाँ पर CO की जगह पर CS लिगेंड लगा देता हूँ। CS लिगेंड में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। चूंकि CS लिगेंड CO के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसका रिजल्ट ये होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पर अलग है, लेकिन अब यहाँ पर और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और कम हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट ये आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था न्यूक्लियस के चारों, आयरन के चारों, वो और ज़्यादा अनसिमेट्रिकल हो गया। यानी वहाँ पर EFG की वैल्यू और बढ़ रही है। यदि EFG की वैल्यू और बढ़ रही है तो आपको पता है दोनों पीक के बीच का डिस्टेंस अब और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे EFG बढ़ता जाएगा, दोनों की दोनों पीक के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा लास्ट लेक्चर है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक बार ज़रूर आप गो थ्रू करें। थैंक यू।